हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए केमिकल यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया जिनके लिए ये केमिकल इक्विलिब्रिया वैलिड होता है। तो there are two types of chemical equilibria. First one is homogeneous equilibria and second one is heterogeneous equilibria. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि होमोजीनियस का मतलब होता है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कितने टाइप के फेसेस होते हैं। What are the types of phase? Phases are 3 types, ठीक है। सॉलिड फेस होता है हमारा, लिक्विड फेस होता है एंड गैस फेस होता है, ठीक है। दीज आर द फेसेस, ठीक है। तो होमोजीनियस में क्या होता है, जितने भी रिएक्टेंट आपके प्रेजेंट होंगे और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेस। अगर वो सॉलिड है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी सॉलिड होगा होमोजीनियस के केस में। अगर रिएक्टेंट गैस फेस में है तो प्रोडक्ट भी गैस फेस में होगा, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेसेस, ठीक है। अगर रिएक्टेंट मान लो आपकी गैस फेस में है तो प्रोडक्ट हमें सॉलिड फेस में मिल रहा होगा, ठीक है। डिफरेंट फेस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। और होमोजीनियस में क्या होता है, सेम फेस, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, ओके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है विथ I2 विच इज गिविंग यू HI, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस फेस का होता है, ठीक है। और I2 भी हमारी गैस होती है और HI भी हमारी गैस होती है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज प्रेजेंट इन सेम फेज, दैट इज गैसियस फेज, ओके। सेकेंड वन इज नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है विद ऑक्सीजन विच इज गिविंग यू NO, ओके। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन हमारी क्या होती है, गैस होती है तो गैसियस फेस में हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, वो भी एक गैस होती है तो ये भी गैसियस फेस में हो जाएगा। NO भी हमारी गैस होती है तो ये भी गैसियस फेस, तो ये भी हो गया हमारा कौन सा इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। यहाँ पे भी नाइट्रोजन आपको पता है कि गैसियस फेस में होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, हमारी गैसियस फेस में होती है। अमोनिया भी हमारी गैस होती है, यहाँ पे भी होमोजीनियस इक्विलिब्रिया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारे किस फेस में होती है, लिक्विड फेस में, ओके। ये क्या है हमारा, एथेनॉल। एथेनॉल भी हमारा लिक्विड फेस में होता है, ओके। इस रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है एंड वाटर। तो एस्टर भी हमारा लिक्विड फेस में होता है और वाटर तो हमको पता ही है कि लिक्विड फेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द सेम फेस, दैट्स वाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, ओके। नाउ कम टू हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। यहाँ पे हमें क्या पता है कि डिफरेंट फेसेस होने चाहिए, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हमको पता है कौन से फेज में होता है, सॉलिड फेज। कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारी क्या होती है, सॉलिड फेज में होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेसेस, ठीक है, डिफरेंट फेसेस में है। तो ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रिया हो जाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। Second example is iron is reacting with water which is giving you iron oxide and hydrogen. अब यहाँ देखते हैं आयरन जो होता है हमारा वो सॉलिड फेस में होता है, ठीक है।
आयरन फिलिंग हमारी सॉलिड फेस में होती है, ठीक है। वाटर हमारा कौन से फेस में होता है, लिक्विड फेस में। अभी आयरन ऑक्साइड हमारे कौन से फेस में होता है, सॉलिड फेस में। एंड हाइड्रोजन इज इन गैसियस फेस। तो यहाँ पे भी डिफरेंट फेजेस हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आई एम रिपीटिंग दिस, इफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट प्रेजेंट इन एनी केमिकल इक्विलिब्रिया present in same phases, that will be your homogeneous equilibria. And if the reactants and the product present in different phases, that will be your heterogeneous equilibria. Okay, units of equilibrium constant, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग यूनिट्स याद कर लेते हैं, बट हम देखते हैं कि वो यूनिट आती कहाँ से है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप एक जनरल रिएक्शन लिख लीजिए। फॉर अ जनरल रिएक्शन, ये एक जनरल रिएक्शन है। अब इसके लिए हम केसी के लिए सबसे पहले यूनिट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आप केसी के लिए केमिकल इक्विलिब्रिया लगाइए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन आएंगे, यहाँ पे x मोल है ऑफ x प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेज टू द पावर स्मॉल x हो जाएगा, यहाँ पे भी रेज टू द पावर स्मॉल y हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या है, A और B है। A एंड B आर द मोल्स ऑफ A एंड B रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। Kc जो होता है वो हमारा कंसंट्रेशन के टर्म्स में होता है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है, हमें याद रखना है, मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर होती है। अब इसको यूनिट्स के बेसिस पे लिखेंगे। अगर हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे हो जाएगा, मोल पर लीटर रेज टू द पावर स्मॉल y। यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है आपका, तो कंसंट्रेशन की यूनिट तो सेम ही रहती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर रेज टू द पावर स्मॉल a। यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई। सिमिलरली नीचे भी यही हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर x प्लस वाई माइनस a प्लस बी, ठीक है। तो x एंड y आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड a एंड b आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है, तो हम इसको डेल्टा n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर डेल्टा n, ठीक है। अब देखिए, अगर इफ़ डेल्टा n इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि वो जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका सम इक्वल हो जाए विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तभी तो डेल्टा n 0 आएगा। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। सपोज दैट x प्लस वाई का जो एडिशन है वो 2 आ रहा है, ठीक है, और a और b का भी एडिशन 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डेल्टा n हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा n इक्वल्स टू 0 है आपका, तो जो Kc एंड Kp की जो यूनिट होगी दैट आर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो उनकी यूनिट ही नहीं रहेगी, कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अगर डेल्टा n की कोई वैल्यू है तो आप उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डेल्टा n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी वही हो जाएगी, ठीक है।
मोल्स पर लीटर, ये हो जाएगी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू -1 है तो क्या होगा, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो पर मोल ये हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं, जनरल इक्वेशन है, यहाँ से आप यूनिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी हमने केसी की यूनिट निकाली है, तो केपी की यूनिट कैसे हो जाएगी, यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंसंट्रेशन लिया है, तो केपी किस फॉर्म में होता है, प्रेशर के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट आ जाएगी। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, या तो एटम में होता है या तो बार में होता है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एटम डेल्टा एन, ठीक है। तो यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं केपी की। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें एक आइडिया देता है ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देख के ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जा सकती है, ठीक है। उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा फेवर करेगी कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एरो से मैं बताऊँगी कि आपको कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, जैसे कि इस रिएक्शन में हो रहा है, फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है आपकी, इसमें कितना केसी है, 2.4 × 10⁻47। तो ये जो 10⁻47 है, इट इज़ मोर देन 10⁻3, ओके। तो इट शोज़ दैट फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। अगर 10⁻³ से ज़्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारी लेसर देन 10⁻³ है, तो वहाँ पे क्या फेवर करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा, ठीक है। अगर 10⁻³ से 10⁻³ तक के बीच में है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो रिएक्शन ये शो करती है कि रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन है दैट आर कंपेरेबल, ओके। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, आप देखते हैं यहाँ पे केसी की वैल्यू जो है 10⁻³ के से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट इनिशियल जो अमाउंट है वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन से ये पता चलता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल में केसी की जो वैल्यू है वो 57 है, मीन्स 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इन दोनों को जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट आर H2 एंड I2, दैट कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI, ठीक है। कंपेरेबल कंसंट्रेशन हो जाएंगे। ना एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ पे रिएक्शन में केसी की वैल्यू क्या है, 4.82 × 10⁻31। तो यहाँ पे 10⁻31 तो 10⁻³ से भी कम है, तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी। मतलब कि रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन आपके ज़्यादा होंगे दैन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी, ठीक है। उसमें कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।